नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 19 नवंबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द गवर्नर इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट अबव इट, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों जिस तरीके से राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच में तनातनी बढ़ी है, उसके बाद से पेपर्स में बहुत सारे एडिटोरियल गवर्नर के पावर को लेकर के आए हैं, उनको कैसे हटाया जा सकता है उसको लेकर के आए हैं, और काफ़ी सारी चर्चाएं हमने इस मुद्दे पर की हैं। यह जो एडिटोरियल है वहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है कि आखिर गवर्नर का जो संवैधानिक स्थिति है वो क्या है, और जो संविधान सभा थी हमारी उसमें गवर्नर के पोस्ट को लेकर के क्या चर्चाएं की गई थी। तो एक बहुत ही नई बात यहां पर है जिसको कि आपको ध्यान से पढ़ना है, और वो है कि गवर्नर के पोस्ट को लेकर के हमारी संविधान सभा में उसके सदस्यों ने क्या विचार रखे थे, और उसके आधार पर जो राज्यपाल का पोस्ट है उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। अगर हम गवर्नर के पोस्ट की बात करें तो आप सभी को पता है कि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 153 है वो ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, और यहीं पर यह भी कहा गया है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। अगर हम अनुच्छेद 154 की बात करें तो वहां पर यह कहा गया है कि जो राज्य की कार्यकारी शक्तियां होगी वह राज्यपाल में निहित होंगी, और वह इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या फिर जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके द्वारा करेगा। लेकिन अगर हम अनुच्छेद 163 को पढ़ते हैं तो यहां पर यह साफ साफ कहा गया है कि राज्यपाल जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह और सिफारिश पर करेगा। यानी कि कुछ बातों को छोड़ करके जहां पर राज्यपाल जो है अपने विवेक का इस्तेमाल करके फैसला ले सकता है, उसके अलावा बाकी सारे काम राज्यपाल के द्वारा मंत्री परिषद की सिफारिश पर ही किए जा सकते हैं। तो अगर हम संविधान की बात करें तो ये जो है क्लियर करता है कि आखिर हमारे संविधान में राज्यपाल की स्थिति क्या है। इसके अलावा अगर हम अनुच्छेद 166 की बात करते हैं तो वहां पर भी ये कहा गया है कि राज्यपाल राज्य की सरकार के कामकाज के सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बना करके अपनी सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करेगा। तो कहने का आशय यह है कि जो राज्यपाल है जिसकी नियुक्ति राज्यों में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वह अपने विवेकाधीन शक्तियों के अलावा बाकी सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सिफारिश पर ही कर सकता है। अब अगर हम राज्यपाल के पोस्ट को लेकर के संविधान सभा में जो बहस हुई है उसकी बात करें तो यहां पर यह कहा गया है कि 1949 में प्रोफेसर केटी शाह के द्वारा अनुच्छेद 130, आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वहां पर राज्यपाल को लेकर के जो बातें कही गई थी वह अनुच्छेद 130 में था, लेकिन जब फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ तो यही अनुच्छेद 130 अनुच्छेद 154 बन गया। तो अगर हम संविधान सभा में बहस की बात करें तो यहां पर प्रोफेसर केटी शाह ने कहा था कि संविधान में हमें ऐसे प्रावधान करने चाहिए जिससे कि जो राज्यपाल है वह अपनी शक्तियों का उपयोग मंत्री परिषद की सलाह पर ही करे। यानी कि यहां पर प्रोफेसर केटी शाह ने यह साफ किया था कि राज्यपाल जो है अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करेगा, और इसे जो है हमारे संविधान में अनिवार्य बना देना चाहिए। इसके अलावा संविधान सभा में इस बात पर भी बहस हुई थी कि क्या राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाए या फिर उसे जो है डायरेक्ट निर्वाचित किया जाए। और यहां पर यह कहा गया था कि अगर राज्यपाल डायरेक्ट जनता के द्वारा निर्वाचित होगा तो कहीं ना कहीं यह राज्य में दो समानांतर नेतृत्व पैदा कर सकता है, और इसी को देखते हुए यहां पर फैसला यह लिया गया कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यहां पर संविधान सभा के एक और सदस्य बीजी खेर ने कहा था कि एक राज्यपाल राज्य में अच्छा कर सकता है यदि वह एक अच्छा राज्यपाल है, और वह राज्य में बहुत अधिक गड़बड़ भी फैला सकता है यदि वह एक बुरा राज्यपाल है, भले ही संविधान के द्वारा उसे काफी कम शक्तियां दी गई हों, जैसा कि अभी आपको देखने को मिल रहा है कुछ राज्यों में। इस तरीके से संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पीके सेन ने कहा था कि भले ही हमने ये तय किया है कि राज्यपाल राज्य का जो है
संवैधानिक प्रमुख होगा, लेकिन वास्तव में जो राज्यपाल है उसका काम यह होगा कि वह यह देखे कि राज्य जो है वह संवैधानिक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहां पर के.एम. मुंशी के द्वारा राज्यपाल को लेकर के अपने विचार व्यक्त करते हुए यह कहा गया कि केंद्र के द्वारा मनोनीत जो राज्यपाल है वह सबसे बेहतर होगा, और अगर हम राज्यपाल को मनोनीत करते हैं तो यहां पर जो राज्यपाल है वह स्थानीय दलगत राजनीति से मुक्त होगा। और इन सभी चर्चाओं का जवाब देते हुए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही थी। यहां पर डॉक्टर अंबेडकर ने 31 मई 1949 को इस चर्चा का जवाब देते हुए ये कहा कि राज्यपाल के पास किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होगा और नए संविधान के सिद्धांतों के अनुसार उसे सभी मामलों में मंत्रिमंडल की सलाह का पालन करना होगा। यानी कि मंत्रिमंडल के सलाह के बिना राज्यपाल कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। और अगर हम इन बहसों को देखते हैं, यहां पर सदस्यों के द्वारा जो बातें उठाई गई थी और बी.आर. अंबेडकर के द्वारा राज्यपाल को लेकर के जो बातें कही गई थी, उससे यह साफ पता चलता है कि राज्यपाल के पास दिन प्रतिदिन मामलों में प्रशासन में हस्तक्षेप करने का कोई भी शक्ति नहीं है। लेकिन अभी के टाइम में हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे राज्यों में राज्यपालों के द्वारा राज्य सरकारों के काम में अड़ंगा लगाया जा रहा है। उनका जो डे टू डे बिजनेस है, यानी कि जो प्रशासन के मामले हैं, उसमें भी राज्यपाल के द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो यहां पर ये चर्चाएं हैं वो काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि जो राज्यपाल की भूमिका है एक राज्य के प्रशासन में, उसको लेकर के संविधान सभा में भी काफी बहसें हुई थी। जो भी सारी संभावनाएं हो सकती हैं उस पर सदस्यों ने अपने राय रखे थे और सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया था कि जो राज्यपाल, जिसे कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा, वह जो है राज्य सरकार के प्रतिदिन के मामलों में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्यपाल की शक्तियों को लेकर के अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बात करें तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो नबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर का मामला था 2016 में, वहां पर जो है अदालत ने यह साफ किया था कि राज्यपाल के पास जो विवेकाधीन शक्तियां हैं जो कि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित हैं, जैसे किसी विधेयक को सहमति देना या फिर किसी विधेयक को राष्ट्रपति को संदर्भित करना या फिर किसी मुख्यमंत्री को नियुक्त करना या फिर ऐसी सरकार को बर्खास्त करना जो विश्वास खो चुकी हो, यानी कि बहुमत खो चुकी हो, इसको छोड़ करके राज्यपाल के पास कोई भी अति विशिष्ट शक्तियां नहीं हैं। अदालत ने यह कहा था कि अपनी विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करते समय भी राज्यपाल को जो है मनमाना या फिर काल्पनिक रवैया अपनाना नहीं चाहिए। उसके द्वारा जो फैसले लिए जा रहे हैं उसका एक कारण होना चाहिए। उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है वह अच्छे विश्वास से प्रेरित होना चाहिए। सावधानी और बहुत ही संयमित होकर के राज्यपाल को जो है अपनी विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को भी देखते हैं तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह साफ साफ कहना था कि राज्यपाल के पास जो विवेकाधीन शक्तियां हैं उसका इस्तेमाल भी राज्यपाल मनमाने तरीके से नहीं कर सकता, और बाकी जो बिजनेस है वहां पर तो वह मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही काम करता है। तो यहां पर इस बात को क्लियर करने का प्रयास किया गया है कि आखिर हमारे संविधान में राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है, हमारे संविधान के जो विभिन्न आर्टिकल्स हैं वो राज्यपाल को क्या शक्तियां देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो संविधान सभा में डिबेट हुई थी राज्यपाल को लेकर के, उसमें कौन से मुद्दों को उठाया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, और इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। कुछ नई जानकारियां इसमें दी गई हैं। आइए एक और न्यूज पर हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है ड्राफ्ट डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल टेबल्ड फॉर कमेंट्स, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 सरकारी नीति से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर के, जिसे अभी कुछ महीने पहले सरकार के द्वारा संसद से वापस ले लिया गया था। आपको ध्यान में रखना है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर मैंने 3 महीने पहले जो है एक डिटेल क्लास लिया था। हमारे यूट्यूब चैनल पर वो क्लास पड़ा हुआ है। जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके लाइव सेक्शन में जा करके आप आसानी से उस एपिसोड को देख सकते हैं। वहां पर मैंने जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसको डिटेल में समझाने का प्रयास किया था कि आखिर
डेटा प्रोटेक्शन बिल में क्या कहा गया है और क्यों सरकार ने इसे वापस लिया है। और अभी जो है सरकार ने एक नया डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट जो है वह जनता की राय के लिए सामने रखा है और उसी को लेकर के ये पूरा का पूरा न्यूज़ है। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा शुक्रवार को एक संशोधित डेटा संरक्षण विधेयक का मसौदा जारी किया गया। आप सभी को पता होना चाहिए कि 3 महीने पहले ही इसका जो पिछला संस्करण था उसको वापस ले लिया गया था, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के द्वारा और नागरिक समाज के द्वारा उसको लेकर के चिंता व्यक्त की गई थी। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यह जो नया बिल है उसे अब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के नाम से जाना जाएगा। इस पर जो राय है वह आप 17 दिसंबर तक दे सकते हैं और उम्मीद ये की जा रही है और उम्मीद ये है कि इसका जो अंतिम संस्करण है वह अगले साल संसद के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि इससे पहले जो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पेश किया गया था संसद में उसे जो है 2022 में वापस ले लिया गया था। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था। उसके बाद इसको जो है एक संसदीय समिति के पास भेजा गया और जिसकी सिफारिश पर इस विधेयक को सरकार के द्वारा वापस ले लिया गया था। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातों को आपको जरूर ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में रखना है कि आखिर इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यायमूर्ति केएस पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ का जो मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो राइट टू प्राइवेसी है यानी कि जो निजता का अधिकार है वो भी अनुच्छेद 21 के तहत आता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए यह सवाल उठ रहा था कि जो हमारा डेटा है, जो कि बहुत बड़े बड़े जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके पास है, वो जो है कैसे सुरक्षित होगा। और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बीएन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसको ये काम सौंपा गया कि वह हमारे देश के लोगों का जो पर्सनल डेटा है उसकी सुरक्षा के लिए सरकार को सुझाव दे। और उन्हीं के सुझाव पर जो है सरकार के द्वारा डेटा सुरक्षा को लेकर के एक जो बिल है वह 2019 में लोकसभा में पेश किया गया था। बाद में एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई और इस कमेटी को इस बिल का अध्ययन करने का काम सौंपा गया और इस कमेटी के द्वारा बहुत सारी कमियां जो है इस बिल में गिनाई गई थी, जिसको देखते हुए सरकार ने इस बिल को वापस ले लिया था और अब जाकर के सरकार के द्वारा एक नए बिल का मसौदा यहां पर पेश किया गया है। तो यहां पर जो बैकग्राउंड है उसको आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगर हम ये जो नया बिल है उसकी बात करें तो यहाँ पर जो पिछले मुद्दे उठाए गए थे, यानी कि जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 है उसमें जो मुद्दे उठाए गए थे उनको सॉल्व करने का प्रयास किया गया है। जैसे जो सबसे बड़ा मुद्दा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में था वो ये था कि अगर आपको किसी भी भारतीय का जो डेटा है अगर विदेशों में भेजना है तो उसका एक कॉपी आपको भारत में भंडारित करना था, यानी कि यहाँ पर स्टोर करके रखना था। अब यहाँ पर ये जो प्रस्तावित कानून है उसमें भारत के अंदर जो डेटा के स्थानीय भंडारण की बात कही गई थी उसमें कुछ रियायतें देने की बात कही गई है। अब यहाँ पर जो नया मसौदा उसमें यह कहा गया है कि केंद्र सरकार उन क्षेत्रों को अधिसूचित करेगा जहां भारतीयों का डेटा हस्तांतरित किया जा सकता है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि ये क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां से जो केंद्र सरकार है वो भारतीयों के डेटा तक आसानी से पहुंच सके। यानी कि अब यहां पर यह कहा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा वैसे क्षेत्रों को अधिसूचित किया जाएगा जहां पर भारतीयों का जो पर्सनल डेटा है उसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं बिना भारत में उस डेटा को भंडारण किए हुए। आपको ध्यान में रखना है कि जो इससे प्रीवियस बिल था यानी कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 उसमें यह कहा गया था कि हम भारतीयों के जितने भी सेंसिटिव पर्सनल डेटा हैं अगर उनको आपको प्रोसेसिंग के लिए विदेशों में ट्रांसफर करना है तो यहाँ पर आप ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन उसकी एक कॉपी आपको भारत में रखनी होगी। और अगर सरकार के द्वारा किसी भी डेटा को बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा घोषित कर दिया गया तो आप उसे बाहर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, उसे भारत में ही प्रोसेस करना होगा, जिसको लेकर के बहुत सारी कंपनियों के द्वारा जो है इस मुद्दे की आलोचना की गई थी।
इसका विरोध किया गया था। अब यहाँ पर जो है सरकार ने कुछ रियायत यहाँ पर दी है। यहाँ पर जो मसौदा सामने रखा गया है उसमें वैसे जो कंपनियां हैं जो हमारे प्राइवेट डेटा हैं उनकी सिक्योरिटी का उल्लंघन करती हैं, या फिर मान लीजिए अगर डेटा ब्रीच हुआ है तो वे अपने उपयोगकर्ताओं को, ग्राहकों को इसकी सूचना देने में विफल रहती हैं, उनको जो है यहाँ पर दंड लगाने का भी प्रावधान किया गया है। जैसे यहाँ पर यह कहा गया कि अगर कोई कंपनी पर्सनल डेटा का उल्लंघन करती है, उसे जानबूझ करके किसी को ट्रांसफर करती है, या फिर व्यक्तिगत डेटा उल्लंघनों को रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपाय नहीं करती है, तो यहां पर ऐसी संस्थाओं पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यहां पर यह भी कहा गया है कि मान लीजिए ऐसी कंपनियां जो कि अपने ग्राहकों को डेटा उल्लंघन के बारे में सूचित करने में विफल रहती हैं, तो उन्हें भी जो है जुर्माना लगाया जाएगा, और वो जो जुर्माना है वह 200 करोड़ रुपए तक हो सकता है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि ऐसी संस्थाएं जो बच्चों की प्राइवेसी की रक्षा करने में विफल रहती हैं, उन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। तो यहां पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। हालांकि जो पिछले बिल में जो छूट के प्रावधान किए गए थे, वो छूट के प्रावधान इस बिल में भी हैं। जैसे मैंने कहा कि जो पर्सनल डेटा है आपका, उसे जो है कोई भी कंपनी आपसे बिना पूछे प्रोसेस नहीं कर सकती है, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकती है। लेकिन इस बिल में और पुराने वाले बिल में भी ये कहा गया था कि केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं वह जो हैं आपके व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस कर सकती हैं, अगर मामला देश की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, देश की संप्रभुता, एकता और विदेशी राज्यों के साथ हमारे संबंध से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर यह भी कहा गया कि किसी भी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए अगर डेटा की आवश्यकता है, तो यहां पर जो सरकारी एजेंसियां हैं वो आपको बिना बताए आपके डेटा का उपयोग कर सकती हैं। तो यहां पर जो छूट दी गई है वह सेम टू सेम है जो कि प्रीवियस बिल में था। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो मैंने क्लास लिया था 3 महीने पहले डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर, उस क्लास को आप लोग जरूर जाकर के देख लें, ताकि आपको जो पुराना वाला बिल में जो समस्याएं थी उसको लेकर के आपकी समझ जो है क्लियर हो सके। तभी आप जो नए बिल में जो बातें कही गई है उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैंने सारी इंपॉर्टेंट बातों को आपको नोट के रूप में यहां पर दे दिया है। आइए एक और न्यूज की हम यहां पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 5 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है स्वीट नॉट प्रोटीन इन बम्बू फ्रूट्स ट्रिगर रैट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में पाए जाने वाले एक बांस के प्रकार जिसका नाम है मेलोकेना बेसिफेरा, उस पर एक स्टडी को लेकर के चर्चा किया गया है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो साइंटिफिक नेम है उसको याद कर लेना है। पूर्वोत्तर भारत में इस बांस को जो है मूली के नाम से जाना जाता है, इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि यह जो बांस की प्रजाति है वह पूर्वोत्तर भारत और म्यांमार के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। यह वहां का स्थानिक है, और इस बांस पर जो है 13 वर्षों से अध्ययन चल रहा था। अब यहाँ पर जो शोधकर्ताएं हैं उन्होंने इस बांस में जो लगने वाला फल है और 48 वर्षों में एक बार जो होने वाली एक चक्रीय घटना जिसमें कि इस बांस पर भारी मात्रा में फूल खिलते हैं, जिसे कि वहां पर स्थानीय भाषा में मौतम के नाम से जाना जाता है, उस दौरान जिस तरीके से चूहों की जनसंख्या में वृद्धि होती है उसको लेकर के इसके बीच क्या संबंध है उसका पता लगाने का प्रयास किया गया है। अब यहां पर यह कहा गया है कि जब भी इस बांस में भारी मात्रा में फल लगते हैं तो बहुत सारे जानवर जो हैं इस फल को खाने के लिए आते हैं, और खास करके चूहे जो हैं इस फल को बहुत ही पसंद करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं इस फल को। और यहां पर यह कहा गया है कि जब ये फल बहुत ही भारी मात्रा में इन बांसों पर उगते हैं तो यहां पर चूहे जो है इसको खाने के लिए आते हैं, और इस दौरान यहां पर यह देखा जाता है कि जो चूहों की जो संख्या है वो भी काफी तेजी से बढ़ रही है। और एक बार जब ये फल खत्म हो जाते हैं तो ये जो चूहे हैं जिनकी संख्या काफी बढ़ चुकी होती है वो आसपास के जो खेत हैं और वहां पर जो फसलें हैं उनको फिर बर्बाद करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वहां पर अकाल जैसी नौबत आ जाती है। और यहां पर यह कहा गया है कि ये जो चूहे हैं
वह इस फल को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये जो फल हैं वे काफ़ी स्वीट होते हैं, यानी कि उसमें जो शुगर कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। पहले ये समझा जाता था कि इन फलों में जो प्रोटीन की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए चूहे हैं वह इन फलों को खाने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टडी में ये पता चला है कि इन फलों में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, लेकिन जो शुगर की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जिसके कारण चूहे जो हैं इसको खाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर जो स्टडी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके इस बांस का जो साइंटिफिक नेम है और पूर्वोत्तर भारत में इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है यस द इंडियन एयरफोर्स नीड्स ए न्यू डॉक्ट्रिन। और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को लेकर के चर्चा किया गया है, और यहाँ पर यह कहा गया है कि अब इंडियन एयरफोर्स को एक नए डॉक्ट्रिन की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ही तेजी से पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी बदल रही है। जैसे यहाँ पर यह कहा गया है कि जिस तरीके से स्पेस का सशस्त्रीकरण हो रहा है, उसको देखते हुए भारत की एयरफोर्स को भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमें समझना होगा कि दुनिया के बहुत सारे देश जिसमें अमेरिका और चीन शामिल हैं, वह जो है अब स्पेस का जो है सशस्त्रीकरण कर रहे हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जब हम इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स पूरी दुनिया में चौथे नंबर की सबसे बड़ी वायुसेना है। आप यहां पर देख सकते हैं जो डेटा मैंने आपको दिया है कि किस देश के पास कितने एयरक्राफ्ट हैं, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हम चौथे पोजीशन पर हैं। लेकिन हमारे पास जो फाइटर का स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जिस तरीके से भारत के दोनों तरफ दो दुश्मन हैं, चीन और पाकिस्तान, उसको देखते हुए जो हमारा स्क्वाड्रन का स्ट्रेंथ होना चाहिए वह 42 होना चाहिए। मतलब कि भारत की सुरक्षा के लिए हमें जो है कम से कम 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम अभी की बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 से 32 के आसपास फाइटर स्क्वाड्रन हैं, जिनकी संख्या भी लगातार घट रही है। इसके अलावा जो मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस है वो भी काफ़ी धीमा है, जिसको कि हमें तेजी लाने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया है कि आने वाले दिनों में जिस देश के पास सुपीरियर एयर पावर होगा वही देश जो है युद्ध में भारी पड़ेगा। तो कहीं न कहीं यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि अब वो समय आ गया है कि जब हम इंडियन एयरफोर्स के लिए एक नए सिद्धांत यानी कि न्यू डॉक्ट्रिन को अपनाएं। आपको ध्यान में रखना है कि अभी जिस डॉक्ट्रिन के तहत एयरफोर्स काम करती है वह 2012 में अपनाया गया था, जिसके बारे में लेखक का यह कहना है कि अब वह पुराना पड़ गया है और समय के साथ साथ हमें अपने जो डॉक्ट्रिन है उसमें भी चेंज करना चाहिए। तो इस न्यूज़ को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज़ को हम यहाँ पर देख लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स पिटीशन टू क्रिएट इंडिपेंडेंट एनवायरमेंट सर्विस। और यह टॉपिक समान अध्ययन 3 से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के अंतर्गत यानी कि ऑल इंडिया सर्विस कैडर के अंतर्गत एक स्वतंत्र इंडियन एनवायरमेंट सर्विस यानी कि भारतीय पर्यावरण सेवा बनाने के लिए सरकार को कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया है। अब ये मामला क्या है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मामला जुड़ा हुआ है TSR सुब्रमण्यम समिति से। अगर हम इस समिति की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि इसे हम शॉर्ट में कहते हैं सुब्रमण्यम समिति, जिसकी स्थापना अगस्त 2014 में जो हमारे हरित और पर्यावरण कानून हैं उनकी समीक्षा के लिए बनाया गया था। अब यहाँ पर इस समिति के द्वारा 3 महीने के अंदर जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी गई, और इस समिति के द्वारा ये कहा गया कि जो हमारे पर्यावरण, वन या फिर जलवायु जुड़े हुए जो भी कानून हैं उनको सही तरीके से मैनेज करने के लिए एक एनवायरमेंट लॉज मैनेजमेंट एक्ट जो है लाना चाहिए, जिसके तहत जो है केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि केंद्रीय स्तर पर काम करेगा, और इसी तरीके से राज्य के स्तर पर राज्य पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि स्टेट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अथॉरिटीज का गठन किया जाना चाहिए। तो इस तरह की सिफारिशें जो है यहाँ पर TSR सुब्रमण्यम समिति ने की।
समिति का ये कहना था कि ये जो प्राधिकरण होंगे वे राज्यों में और केंद्र के स्तर पर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है उसको मैनेज करेंगे। और इस समिति के द्वारा यह भी कहा गया था कि हमें जो है भारतीय पर्यावरण सेवा के नाम से एक नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण भी करना चाहिए। अब इसी को लेकर के यहाँ पर यह चर्चा है। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो रिपोर्ट है उसे सरकार ने एक्सेप्ट तो किया, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं की गई। और यहाँ पर जो अपील करने वाला व्यक्ति है उसका ये कहना था कि यहाँ पर समिति के द्वारा जो भी सिफारिशें की गई थी उसको लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करे, सरकार को निर्देश दे। और यहाँ पर सबसे बड़ी मांग ये थी कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट यह निर्देश दे कि वह भारतीय पर्यावरण सेवा के नाम से एक नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करे। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऐसा करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि पॉलिसी के मामले में जो है वो सरकार को कोई भी निर्देश नहीं दे सकता। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर जो सुब्रमण्यम समिति थी उसने जो है अपने रिपोर्ट में कौन कौन सी सिफारिशें की थी, जिसको मैंने आपको शॉर्ट में समझाने का काम किया है। इसको आप लोग जरूर ध्यान से नोट डाउन कर लेंगे। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, एक राज्यपाल को संविधान की भावना के अनुसार अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। भारतीय राज्य व्यवस्था में राज्यपाल की भूमिका के आलोक में इस कथन का विश्लेषण करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहां पर सबसे पहले आप राज्यपाल की जो संवैधानिक स्थिति है उसको बतलाने का प्रयास करेंगे। संविधान सभा में राज्यपाल को लेकर के क्या कहा गया, आप उसका भी एग्जाम्पल यहां पर दे सकते हैं। और अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है राज्यपाल की भूमिका को लेकर के, उसका भी आप यहां पर एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्यपाल को लेकर के जो टिप्पणियां की गई हैं अलग अलग केसेस में, आप उसका यहां पर उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर लिखने का प्रयास करेंगे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को वापस लेने का निर्णय के निहितार्थों पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिए। तो यहां पर सबसे पहले आपको जो पुराना वाला विधेयक था उसमें जो कमियां हैं उसको लेकर के चर्चा करनी होगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल में जो लाइव सेक्शन है वहां पर 3 महीने पहले जो मैंने क्लास लिया था उसको आप जरूर जाके देख लेंगे, जिससे कि आपको जो पुराने वाला विधेयक में जो कमियां थी उसके बारे में पता चल जाए। और उसके बाद आप जो है यहाँ पर जो नया विधेयक सरकार के द्वारा लाया जा रहा है उसमें जो है उन कमियों को लेकर के क्या बातें कही गई हैं उसका भी आप उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको एक बार आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। जो नोट्स मैंने दिया है उसको आप लोग जरूर नोट डाउन करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।